ठीक, नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, संवाद इंडिया के मंच पर हम विभिन्न विषयों पर चर्चा हमेशा आपके सामने लेकर आते रहते हैं और आज भी उसी कड़ी में हम बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उनकी जो भविष्य की राजनीति इस समय दिखाई दे रही है, उस संदर्भ में एक चर्चा आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं। लेकिन इस चर्चा की शुरुआत से पहले हमारा आप सभी से आग्रह है कि अगर आप संवाद इंडिया चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे संवाद इंडिया की अपडेट आपको समय से मिलती रहे। आज की इस चर्चा की शुरुआत करने से पहले हमारे जो आज विमर्श में शामिल अतिथि हैं, मैं उनका परिचय आपसे सिर्फ करा देता हूं। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रभात कुमार जी, जो वरिष्ठ नौकरशाह रहे हैं, आईएएस रहे हैं और विभिन्न वर्षों तक उन्होंने भारत सरकार को अपनी सेवाएं दी हैं। उसके बाद वह राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जाने जाते हैं और बहुत ही वरिष्ठ समाज सेवी और राजनीतिक विश्लेषक हैं। आज वो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। इसके साथ प्रवीण कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिहार से, जो बिहार की राजनीति को बहुत पैनी नजर से और गहरी नजर से हमेशा बिहार की राजनीति को देखते हुए आए हैं और बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। दैनिक जागरण और हिंदुस्तान जैसे समाचार पत्रों में उन्होंने अनेक वर्षों तक अपनी सेवाएं दी हैं। तो राजनीतिक विशेषज्ञ आज हमारे साथ हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे जो नीतीश कुमार के जो राजनीति का इस समय हम देख रहे हैं तरीका, वह भविष्य की राजनीति को भी रेखांकित कर रहा है। साथ ही भारतीय राजनीति में जिस तरह से एक विकल्प की आज जो तलाश हो रही है राजनीतिक रूप से, उसमें नीतीश कुमार अपनी भूमिका को किस तरह से देख रहे हैं और वह आने वाले समय में किस तरह से अपनी राजनीति के जो कदम दिन प्रतिदिन बढ़ा रहे हैं, उस पर हम डॉक्टर प्रभात राय जी से पहले जानते हैं कि जो एक बीजेपी के विकल्प के तौर पर एक मोर्चे बनाने की तैयारी इस समय की जा रही है, उसमें नीतीश कुमार की जो हाल की राजनीतिक जो उनके बयान है और जिस तरह से कल जनता दल यूनाइटेड के द्वारा कुछ पोस्टर रिलीज करे गए हैं, उसमें साफ तौर पर स्पष्ट संकेत दिया गया कि नीतीश कुमार देश की राजनीति में अपने पांवों को मजबूती से रखने की तैयारी कर चुके हैं। इस संदर्भ में डॉक्टर प्रभात कुमार राय जी, आपकी क्या राय है और आप किस नजर से इसको देखते हैं? देखिए, ऐसा है प्रशांत जी, नीतीश कुमार एक बहुत जाना माना नाम है भारतीय राजनीति का। पुराने लोहियाइट हैं, पुराने समाजवादी लीडर रहे, जेपी मूवमेंट के भी बड़े लीडर थे ये। लालू प्रसाद यादव के साथ बिहार में इनका एक पुराना इतिहास है। केंद्र में भी मंत्री रहे, मिनिस्टर रहे, अटल बिहारी की सरकार में भी थे। काफी इनका मतलब पुराना बढ़िया रिकॉर्ड है और लगभग 2 दशक से तो वो बिहार को ही संभाले हैं। बिहार की सत्ता उनके हाथ में है, तो इसमें कोई शक नहीं। अनुभव की तो उनके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन उनको क्या सचमुच विपक्ष पूरा का पूरा, क्योंकि अभी भी जो उनकी पार्टी है वो एक रीजनल पार्टी है, कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, कोई वो राष्ट्रीय विकल्प नहीं है भाजपा का। तो क्या पूरा का पूरा विपक्ष जो शेष है, जिसमें कांग्रेस भी है, ममता बनर्जी है, लेफ्ट भी है और भी बहुत सारा तमिलनाडु के लोग भी हैं जो मतलब विपक्ष में खड़े हैं, हमारे राव साहब भी हैं तेलंगाना वाले, क्या वो उनको स्वीकार करेंगे? नहीं। तो सबसे बड़ी समस्या ये है जो इंटरनल पर्सनैलिटी क्लैश है ना विपक्ष का। आप अच्छी तरह जानते हैं, आप भी बहुत पुराने पत्रकार भी हैं, पुराने जाने माने आप जो है समझिए कि विश्लेषक भी रहे हैं प्रशांत जी। ये प्रवीण जी तो बहुत ही सिद्धस्त व्यक्ति रहे हैं, बहुत पुराने जर्नलिस्ट। मैं पढ़ता हूँ कभी कभी, मैं भी एक जमाने में कॉलम लिखता था, तो मेरा इन लोगों से थोड़ा परिचय है, पत्रकारों से, क्योंकि मुझे लिखने पढ़ने का थोड़ा शौक रहा है पहले से, आप जानते हैं। तो आप दोनों लोग बहुत ही मतलब गहराई से बातों को सोचते हैं, है ना। और मैं भी कोशिश करता हूँ, क्योंकि बिहार से मेरा भी बड़ा गहरा परिचय है। आप जानते हैं जेपी मूवमेंट की वजह से, मैं भी जेपी मूवमेंट में था और मेरे भी हुए थे जेपी मूवमेंट में। बिहार का चप्पा मैंने उस दौर में घुमा, नेपाल भी गया है, तो बिहारियों का मैं मिजाज अच्छी तरह जानता हूँ। बिहार हिंदुस्तान को लीड करता रहा है, आज से नहीं, भगवान बुद्ध के समय शुरुआत से। क्या है कि बिहार एक तरह का स्पिरिचुअल लीडर है इंडिया का, मैं ये मानता हूँ। बिहार को फॉलो करता है यूपी। आपको याद होगा एक बार जेपी मूवमेंट में हरिओम पवार ने कविता लिखी थी, यूपी आज बिहार बनेगा, संसद कारागार बनेगी। बड़ी प्रसिद्ध हुई थी वो कविता। ये बात सच है कि बार बार बिहार ने हिंदुस्तान को, चाहे 1942 का आंदोलन हो, सबसे पहले लीड लिया, चाहे जेपी मूवमेंट हो, सबसे पहले लीड लिया। तो उस दृष्टि से तो मुझे लगता है कि बिहार एक दिशा दे रहा है बीजेपी के विरुद्ध, जो एक संग्राम चल रहा है। क्योंकि बीजेपी की तो हालत है इस समय, पूरी जनमानस में उसकी छवि अच्छी नहीं है। वो तो क्योंकि विपक्ष बटा हुआ है, तो वो
35% पे भी राज करेंगे, वो 30% पे भी राज किया उन्होंने, हो सकता है 25% पे भी वो राज करें। उस दृष्टि से अगर नीतीश कुमार एज ए हीरो उभर कर आते हैं बिहार में, अब मुझे संशय है कि उनको कोई हीरो स्वीकार करेगा या नहीं करेगा। जैसे वीपी सिंह को कभी स्वीकार कर लिया था लेफ्ट ने भी और राइट ने भी, आपको तो मालूम है वो दौर अच्छी तरह है ना, 1999 का दौर याद है, ही मस्ट लाइक ए नेशन। सही बात है, लेफ्ट और राइट दोनों साथ में आ गए थे, लेफ्ट और राइट दोनों साथ था। तो अभी तो देखिए कोई राइट का तो कोई प्रश्न ही नहीं, यहाँ तो सारा लेफ्ट ही है। कांग्रेस भी सेंटर टू लेफ्ट है, ममता बनर्जी भी सेंटर टू लेफ्ट है, जेडीयू तो और ज्यादा नियरर है टू लेफ्ट, है ना, और तमाम लोग, ये लालू भी लेफ्ट ही रहे हैं, ओरिएंटेशनल लोहियाइट्स भी लेफ्ट हैं। हालांकि लेफ्ट आजकल कहते नहीं है, ये जातिवाद में इतना डूब गए कि अपने को लेफ्ट कहने से इनको परहेज होता है, दिक्कत इनकी ये है। लेकिन हाँ, मतलब पुराना मिशन जो इनका था, जाति तोड़ो, उसको छोड़कर ये जातिवादी हो गए। ये एक बड़ा रोड़ा भी है भारतीय राजनीति में, जैसे ये धर्मांधता का प्रश्न है, इसी तरह जातिवाद प्रश्न है। तो मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कह रहा हूँ, बहुत ही संक्षेप में, कि मुझे बहुत बड़ा संशय कि देश का विपक्ष नीतीश को अपना नेता स्वीकार करेगा नहीं करेगा। क्योंकि एक तो नीतीश बहुत बलिदानी नहीं है, गंगा गए तो गंगा दास हैं, जमुना गए तो जमुना दास हैं, बहुत बढ़िया वैज्ञानिक हैं। आप जानते हैं कि बहुत सैद्धांतिक उनका लोहिया की तरह या पुराने जो क्रांतिकारी समाजवादी थे उनकी तरह उनकी छवि नहीं है। इवन लालू भले ही आज विक्टिम हो गए बेचारे भ्रष्टाचार में, बहुत ही थोड़े से भ्रष्टाचार में, लेकिन लालू अडिग रहे। सांप्रदायिकता के विरुद्ध जितना लोहा लालू ने लिया, नीतीश ने ढुलमुल रवैया अपनाया, बार बार ढुलमुल रवैया अपनाया। तो उनकी कोई छवि राष्ट्रीय स्तर पर कोई क्रांतिकारी समाजवादी की छवि नहीं है। एक ही बेहद ढुलमुल समाजवादी की, जैसा इनका चरित्र रहा समाजवादियों का। सतपाल मलिक तो हमारे इलाके के, आप जानते हैं कहाँ बैठे हैं आज वो भी बड़े प्रखर सोशलिस्ट होते थे, लोहिया जी उन्हें बहुत प्यार करते थे, वो तो हम लोग हमारे साथी भी रहे हैं कुछ दौर में। तो आपने सब देखा है, तो इसलिए मैं संक्षेप में यही कहूंगा कि आई स्टिल हैव वेरी वेरी डीप डाउट ये नीतीश को नेता विपक्ष बनने में जो बलिदान देना चाहिए, वो चले आए छोड़कर अब तेजस्वी के हाथ में घूमे सारे हिंदुस्तान में। ज्योति बसु बन सकते थे नेशनल लीडर, नहीं बने। कितने वर्ष तक रहे मुख्यमंत्री, उनसे भी ज्यादा रहे, 30 वर्ष रहे वो तो, बल्कि अब ये तो 20 ही वर्ष हुए, क्योंकि वो भी बंगाल को नहीं छोड़ना चाहते थे। अब नीतीश बाबू को बिहार छोड़ें, देश के कोने कोने में जाएं, सबसे बातें करें, और उदार चरित्र के हैं, इसमें कोई शक नहीं, बहुत होशियार भी है। जैसे कि अपने बातों में बहुत सारे आपने संकेत दिए कि नीतीश कुमार की राजनीति को लेकर किस तरह की उनकी राजनीति का ट्रेंड रहा है और किस तरह से उनकी एक भूमिका है राजनीति के अंदर, किस तरह से लोगों ने आकलन करते हैं। तो इसी कड़ी में मैं प्रवीण जी के पास जाता हूं, क्योंकि बिहार की राजनीति को वो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और देखते हैं कि नीतीश कुमार का जो प्रभाव पिछले अनेक वर्षों से बिहार की राजनीति में छाया हुआ है, और वह केंद्रीय मंत्री के तौर पर भारत सरकार में उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। तो राष्ट्रीय परिदृश्य में उनकी भूमिका तो पहले भी रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आज की स्थिति में जिस तरह से बीजेपी के विकल्प के तौर पर एक नीतीश कुमार का नाम लिया जा रहा है, और अभी हाल ही में केसीआर ने उनसे बैठक भी की, और ममता बनर्जी भी एक अपना अलग से कहीं ना कहीं अपनी एक दावेदारी जताती रही हैं। ऐसे में विपक्ष का जो उम्मीदवार के तौर पर क्या नीतीश कुमार अपनी इस भूमिका में आ सकते हैं? आप क्या समझते हैं इस बारे में नीतीश कुमार की भविष्य की राजनीति को लेकर? प्रवीण कुमार जी। पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति से क्षेत्रीय राजनीति में आए हैं, क्योंकि ये अटल जी के साथ थे, मंत्रिमंडल एनडीए में थे। वहां जब अटल जी की सत्ता चली गई, उसके बाद ये बिहार में वापस आए। तो अगर राष्ट्रीय राजनीति पर इनको अपने आप को कायम रखना था तो इनको आना ही नहीं था बिहार। पहली बात तो मैं कहूंगा। दूसरी बात यह है कि आप बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी का विकल्प, मैं इनको बीजेपी का विकल्प नहीं मानता हूं, ये मोदी का विकल्प बनना चाहते हैं। और आप शुरू से देखिए कि ये लगातार मोदी फोबिया में जी रहे हैं, लगातार मोदी फोबिया इनको मतलब अंदर तक समाया हुआ है इनमें। तो ये जब तक मोदी के विरोध में खड़े होने की कोशिश करते हैं। अब जब कह रहे हैं कि प्रभात जी कह रहे थे कि विपक्ष इनको स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा, सवाल है कि जो भी इनके साथ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे केसीआर हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे और भी जिन दलों का नाम लेंगे आप, वो सब के सब उसी अटल जी के एनडीए के हिस्से रहे हैं। अटल जी के एनडीए में ये केसीआर भी थे, ये चंद्रबाबू नायडू भी थे, ममता बनर्जी भी थी। तो ये सारे के सारे लोग हैं।
तो इनको मैं मतलब उस दृष्टि से देखता हूं कि एक कहानी चल रही है जो हम लोग सुन रहे हैं, सुनने में आ रहा है, प्रभात जी भी हो सकता है सुनने में सुने होंगे कि आरएसएस जो है अब मोदी से पीछा छुड़ाना चाहता है। ये कहानी चल रही है अभी, मतलब 15 दिनों से बड़ी तेजी से घूम रही है। उसमें नितिन गडकरी, उस जो आरएसएस जिनको खड़ा करना चाहती है उसमें नितिन गडकरी हैं, शिवराज सिंह चौहान हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया हैं, और उसके पीछे खड़े होंगे नीतीश कुमार, शरद पवार, केसीआर जैसे लोग। तो कहीं न कहीं ये डाउट हो रहा है कि ये विपक्ष मतलब भाजपा और मोदी के विकल्प तो नहीं, मतलब मोदी के खिलाफ, क्योंकि आरएसएस को भी ये लग रहा है कि मोदी अगर कंटिन्यू कर गए लगातार तो आरएसएस को खतरा हो रहा है, कहीं न कहीं उसको महसूस हो रहा है, तो वो नितिन गडकरी को या योगी आदित्यनाथ को पेश करना चाह रहे हैं। तो मुझे जो ये दिख रहा है, ये जो गुट बन रहा है विपक्ष के नाम पर, तो उसमें सारे के सारे एनडीए वाले लोग हैं, एनडीए के घटक जो पहले रहे हैं वही लोग हैं। कांग्रेस के साथ, कांग्रेस की बात ये लोग कोई नहीं कर रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय राजनीति में बिना कांग्रेस के कोई विपक्ष विकल्प हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। तो कांग्रेस के बिना कैसे, कांग्रेस के बिना नाम ये कैसे कर सकते हैं, लेफ्ट का बिना नाम ये कैसे कर सकते हैं। तो इस रूप में आप देखेंगे तो नीतीश कुमार को विकल्प के तौर पर खड़ा करना की कोशिश सब कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष के तौर पर नहीं, एक पूरी विपक्ष होती है उस तौर पर नहीं। ये कहीं न कहीं मुझे लगता है कि देर सवेर हो सकता है एनडीए ये क्या नाम है आरएसएस इनको खड़ा कर दे, नितिन गडकरी को मोदी के जगह पर, और ये सब पीछे समर्थन कर देंगे। कहीं कहीं मुझे ये डाउट हो रहा है। उसके बाद दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार किस आधार पर राष्ट्रीय राजनीति में अपने आप को खड़ा करें, इनकी उपलब्धि क्या है। आप बिहार का हाल देख रहे हैं, प्रभात जी भी आप सुन ही रहे होंगे बिहार में क्या स्थिति है। मतलब एक इन्होंने शराबबंदी शुरू की और उस शराबबंदी को नहीं संभाल पाए, इतने जहरीली शराब बन रही है। गांव गांव में जो वो सब होते हैं ना, जो शहर टाइप के जो लोग होते हैं इंटीरियर आउटर इलाके में, वो सब शराब बना रहे हैं, देसी शराब, और सब पुलिस को पैसा पहुंच रहा है। मतलब उसके वो बड़ा नुकसान दे रहा है। मतलब एक वक्त में महिलाओं ने बहुत सपोर्ट किया था नीतीश कुमार को सिर्फ शराबबंदी की वजह से, लेकिन वो पूरा का पूरा छिन्न भिन्न हो गया। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात देखिए तो वही स्थिति है। जिस दिन ये लोग क्या नाम है आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाए, उस दिन खूब वहां हंगामा हुआ था। उसके बाद शिक्षा की हालत बहुत खराब है। लेकिन प्रवीण जी, मैं आपकी बात को इसमें रोकते हुए कहूंगा, जिस तरह से नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ और कांग्रेस का जो गठबंधन किया, उसके पश्चात जिस तरह से विपक्ष की राजनीति में विश्वास सा देखा गया कि नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़कर इनके साथ आ गए हैं, यूपी के साथ आ गए हैं, तो जो विश्वास जो एक पैदा हुआ विपक्ष की राजनीति में, उसको आप मतलब किस दृष्टिकोण से देखते हैं, वो क्या है वो? नहीं, ये तो देखिए, इसको मैं विश्वास वाला भाव में नहीं देखता हूं, मैं नहीं देखता हूं विश्वास वाले भाव में। उन्होंने तो प्रायश्चित किया है कि एक बार आरजेडी के महागठबंधन में चुनाव लड़के और जाके बिना जनादेश लिए उस तरफ चले गए बीजेपी में, तो वो लौट के प्रायश्चित किए हैं। मैं तो इसको प्रायश्चित के तौर पर देखता हूं और घोर अवसरवादिता के तौर पर देखता हूं कि जब लगे कि भाई यहां दिक्कत है तो उधर चले जाओ, और वहां लगे कि भाई आप लोगों को भी पता होगा कि भाई बीजेपी बार बार कह रही थी कि भैया इतना दिन आप चला लिए, आप छोड़ दीजिए, हमारे आदमी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो इनको खतरा था। तो ये मौका पाके, और वो देख ही रहे थे कि वो आरसीपी सिंह के वाली घटना, तो वो सारा समीकरण उन्हें भांपते हुए उनको लगा कि भाई अगर देर हुई तो पता चला कि आरजेडी भी हमारे हाथ से गया और इधर भी गए, तो फिर कहीं भी नहीं रहेंगे। तो फिर उन्होंने झटपट अपना इधर आ गए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि राष्ट्रीय राजनीति में कोई नीतीश कुमार मोदी का विकल्प बन पाएंगे और या बीजेपी का विकल्प बन पाएंगे, मुझे नहीं लगता है। ठीक है, जैसा आपने कहा कि भाई आपको नीतीश कुमार की राजनीति से कोई ज्यादा भविष्य में राष्ट्रीय राजनीति में उम्मीद नहीं है कि कोई विकल्प के तौर पर वो खड़े अपने को हो पाएंगे, मजबूती से आगे आ पाएंगे। इसी प्रश्न को आगे बढ़ाता हूँ, प्रभात जी के पास जाता हूँ और प्रभात जी से पूछता हूँ कि किस तरह से जो प्रवीण जी ने कहा कि नीतीश कुमार की जो राजनीति है वो कोई ज्यादा विश्वास राष्ट्रीय राजनीति में भी दे नहीं रही है। जेडीयू की तरफ से जो कल पोस्टर उन्होंने रिलीज किए हैं, जो अपने कार्यालय के बाहर उन्होंने लगाए हैं, वो नीतीश कुमार को राष्ट्रीय चेहरे के तौर पर एक प्रस्तुत करने की उनकी कवायद शुरू हो गई है। और साथ में
जैसे कि प्रवीण जी ने कहा था कि एनडीए के कहीं ना कहीं सहभागी पूर्व में सारे रहे हैं, चाहे ममता बनर्जी हो, केसीआर हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, आज जो विपक्ष के खेमे में दिखाई देते हैं, अगर ये सब लोग विदाउट लेफ्ट एंड कांग्रेस कुछ नहीं होने का। बहुत बड़ी शक्ति है आज भी। जरा वोट परसेंटेज तो देखिए, भूल जाइए सीटों को, कांग्रेस अभी भी दार है वोट की। आप जानते हैं पिछली बार भी चुनाव में 50 सीटें भले ही हैं, आप जानते हैं 1-2% के हेर फेर से ही 50 की 100 होते देर नहीं लगती। आप अच्छी तरह जानते हैं इस बात को। तो हिंदुस्तान की पूरी राजनीति इस तरह की, इसमें वोट परसेंटेज का बहुत ज्यादा मायने नहीं रहता सत्ता नशीन होने में। थोड़ी सी ज्यादा मिल जाए आप सत्ता नशीन हो जाते हैं, और थोड़ी सी कम मिल जाए तो आप खत्म। 20% वाला भी सरकार बना लेता है, आपने देखा ये 25% वाला भी सरकार बनाए उत्तर प्रदेश में, तो हमारे यहाँ बिहार में भी बनाए हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं जगह बनाए हैं। तो ये बात एकदम, मैं इनकी बात से एकदम सहमत हूँ कि आरएसएस जो है वो, क्योंकि एक बहुत बड़ा संगठन है, शायद उससे बड़ा कोई संगठन नहीं है। कितना भी लेफ्ट का है या कितना भी कांग्रेस का है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफी कुछ चरमरा गया है। बंगाल में भी आपने देखा है, और इलाकों में यूनियन भी कमजोर हो गई है। लेकिन किसी भी तरह, या हिंदू धर्म के नाम पे कहो, या फेनिडिज्म के नाम पे कहो, या कुछ थ्रेट रही जिहाद की, किसी भी कारण को, बहुत सारे कारण में, तो आपको मालूम है 9 साल ऑपरेशन कोबरा में रहा कश्मीर में, उसका एक मैसेज जाता है कि देखिए हिंदुओं के अंदर कि हम अपने देश में असुरक्षित हैं, मारे जा रहे हैं। पंजाब में भी यही मैसेज गया, तो उसका लाभ मिला इनको जबरदस्त। तो इनकी पावर बढ़ती गई। हिंदुओं का लगा कि यही हमारी बात करते हैं, बाकी तो सब सेकुलर बातें कर रहे हैं, दोनों तरफ की बातें करते हैं। उसका लाभ इनको पिछले 30-40 वर्षों में बहुत मिला है ना साहब। और जिस रास्ते पर चल दिए थे मनमोहन सिंह, समाजवाद का रास्ता छोड़कर, उसकी तो बहुत दिन से पहले से बात कर रहे थे लोग। तो बड़े होशियार लोग हैं, मैं कहता हूँ। ये जानते ही कैसे जो है ना, बिना उसके संघर्ष के कैसे सत्ता पाई जा सकती है, अब अच्छी तरह जानते हैं। आजादी की लड़ाई में इनकी कोई भूमिका नहीं रही, तो भी ये सत्ता में थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैबिनेट मिनिस्टर थे। अब पूरा प्रशांत जी और प्रवीण जी, आप बहुत विद्वान लोग हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं, इसको बताना नहीं चाहता। लेकिन सच्चाई देखिए ये कि इनकी इंटेलिजेंस से ये है कि ये लोहिया के साथ मिल गए, और 8 राज्यों में इन्होंने तब सरकारें बनाई थी। क्या पावर थी इनकी? हर बार लेफ्ट ने और हर बार सोशलिस्टों ने इनको पूरा का पूरा सींचा है। आप देखिए, ये अपनी शक्ति खोते रहे और वो अपनी शक्ति बनाते रहे। तो बिल्कुल मैं प्रवीण जी की जो बात कही है, बहुत गहरी बात की है। उस रणनीति को मैं भी बहुत सोचता रहता हूँ कि ये मोदी की भी बिकमिंग डिसपॉपुलर डे बाय डे। तो अब ये मोदी से, क्योंकि मोदी महंगाई नहीं रोक पाए, मोदी स्टार्टअप नहीं कर पाए, और इस बार इनको जो डिक्लाइन मिला है ना, यूपी में भी बच गए। इसकी छवि अच्छी थी हमारे योगी की, ये मोदी की वजह से यूपी नहीं जीते। आप अच्छी तरह समझ लीजिए, आप तो अच्छी तरह जानते हैं यूपी का चप्पा आप जानते हैं। जान जी, मैं भी थोड़ा घूमता रहता हूँ, घुमक कर देखता हूँ। तो योगी जीता है, मोदी नहीं जीता, क्योंकि योगी की ने अच्छी तरह बुलडोजर कहो है, जो भी कहो, उसने ज्यादा छवि बनाई है, एक इमेज डेवलप हो गई, एक इमेज डेवलप हुई उनकी। और हिंदू जो अपर मिडिल क्लास हिंदू जो है ना, अपर कास्ट हिंदू, वो इंटैक्ट है, वो इनकी रीढ़ की हड्डी है। गरीबों में तो इनका कोई जुट नहीं रहा। तो दे आर वंडरफुल टैक्टिशियन। आई कैन बिलीव नाउ, मैं आप इस बात को बहुत गंभीरता से सोचूंगा जो प्रवीण ने कही है, कि ये एक भी रणनीति हो सकती है। पहले की जैसे अटल बिहारी एक लिबरल फेस था, और लिबरल फेस की वजह से सारे जुड़े थे, 25 पार्टियां जुड़ी थी। अब ये गडकरी भी उसी तरह का लिबरल फेस है। तो दैट इज ए ग्रेट पॉसिबिलिटी कि ये जब डिक्लाइन हो बीजेपी, तो गडकरी को आगे लाकर ये सारे इनके साथ चले जाएं। ये भी एक रणनीति हो सकती है, संभावित रणनीति है। मुझे इसमें आज मैं ज्यादा नहीं सोच रहा था इस बात पर अब तक, लेकिन इन्होंने जब ये चर्चा ये भी अगर चर्चा है, ये चर्चा नहीं है, ये एक रणनीति हो सकती है। रणनीति हो सकती है। वो आरएसएस तो एक सादगी वाली बात करके पॉपुलर हुआ ना, भोगवाद के विरुद्ध खड़े होकर। जो हमने देखा दीनदयाल जी को, हमने जेबी मूवमेंट में काम किया, हमने नाना जी को भी देखा अच्छी तरह, नाना जी के साथ भी हम रहे हैं। तो किस तरह से तो सादगी की वजह से बहुत लोकप्रिय हुए, इतना बड़ा संगठन खड़ा कर पाए। आप इनके संगठन से टक्कर नहीं ले सकते। देखो, जो अच्छाई है वो दुश्मन की भी बतानी चाहिए, भले असहमत हो आप। कांग्रेस की भी अच्छाई बतानी चाहिए, खराबी भी। हम लोग तो विश्लेषण लोग हैं, हमको किसी पार्टी के लोग थोड़े ना किसी पार्टी का गाना गाने लगेंगे हम किसी का। जो आरएसएस की अच्छाई है वो कम लोगों में, ये दुश्मन को अपना बना लेते हैं, ये जी करते हैं। ये प्रवीण को प्रवीण नहीं कहेंगे, प्रवीण कुमार नहीं कहेंगे, प्रवीण जी, पीछे भी जी लगाएंगे, आगे भी जी लगाएंगे, प्रवीण जी खुश हो जाएंगे, प्रधान जी तो खुश हो जाते हैं। तो ये जो इनकी अपना बनाने की जो कला है,
ये जबरदस्त है। देखिए कुछ भी कहिए आप इन्हें, ये आप तो देख रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश को किस तरह हत्या है इन्होंने, जाटों को विरोध किया, गुजरों को विरोध किया, जो इनके विरोधी शक्तियां थी। देखा आपने भाई, पंजाबी और सिर्फ बनिया इनके साथ था एक दौर में, मैं अच्छी तरह मालूम है। और कौन जात है जो उनके साथ नहीं? ब्राह्मण सबसे ज्यादा साथ हैं, जो ब्राह्मण सबसे बड़े विरोधी थे बीजेपी के, आरएसएस के, जो सबसे बड़े कांग्रेस के लोग थे। देखो ना अब स्थिति क्या है, कांग्रेस तो पूरा ढांचा ढह गया है, माफ करना मुझे, क्योंकि उनके पास कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई हीरो भी नहीं है। भाई देश दो तरह से चलता है, या तो आपके पास बढ़िया संगठन हो और यह एक बढ़िया हीरो। बीपी सिंह के पास क्या था? कुछ भी नहीं था, हीरो बन गया वहां कोर्ट में, हीरो बन गया क्यों था? तो इंदिरा गांधी को भी बड़ी टूटी फूटी कांग्रेस मिली थी, पर शी मस्ट लाइक ए हीरोइन, नेशनल हीरोइन। सारा संगठन तो चला गया था मोरारजी और इनके पास, हमें तो याद है वो दौर, हम पढ़ते थे कॉलेज में। और इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश युद्ध जीतकर, नेशनलाइजेशन करके और बहुत सारी टैक्टिक्स अपना के, वो अनपैरल हो गई, लेकिन उससे सामने बड़ा हीरो खड़ा हो गया जेपी, 1942 का हीरो। तो आप हो तो गई हीरो और हीरोइन भिड़ गए। वो चचा और भतीजी, वो तो अंकल कहती थी ना उनको, वो आप तो जानते हैं। तो वो डिफीट हुई है ना दुर्भाग्य से। तो ऐसा कोई हीरो कांग्रेस के पास नहीं है, लेफ्ट के पास भी दुर्भाग्य से नहीं है इस समय। ना कोई ज्योति बसु है, ना कोई सुरजीत है, इनके यहाँ भी छोटे मोटे लीडर हैं। ये तो सीताराम तो हमारे साथ ही जेएनयू में पढ़ता था, प्रकाश भी। तो मेरा मतलब हीरोइज्म की भी एक भूमिका हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान भी सही कह रहे हो, बिल्कुल ठीक, हीरो से चलता है। अब नीतीश कुमार के अंदर हीरो बनने की क्षमता नहीं है, जो आपका मूल प्रश्न है, जो मैं बताना चाहता हूँ। बिल्कुल मैं सहमत हूँ इनसे, ही कैनॉट इमर्ज लाइक ए हीरो, क्योंकि हिंदुस्तान में बलिदानी को हीरो माना जाता है, चाहे मर जाए असूल के लिए। ऐसे मौका पर लोग कभी हीरो नहीं बन सकते। ममता बन सकती है, क्योंकि ममता में इतना जुझारू बने, 2 बार मारा छोड़ गए थे मार्क्सवादी से, मालूम है ना आपको अच्छी तरह। जस्ट लाइक, अरे मर गई है तो छोड़ो, फिर भी लड़ती रही, और आज मार्क्सवादी को मिटा दिया इसने। उसके अंदर वो कुव्वत है, और वो कभी इन लोगों से हाथ भी नहीं मिलाई है, जैसे लालू नहीं मिलाया ना। लालू चाहे मिट गया लेकिन उसने इनसे हाथ नहीं मिलाया बीजेपी वालों से कभी। देखिए आपने राजनीतिक जो स्टैंड था उनका लालू उस पर कायम रहे, और कभी इस तरह के उन्होंने। तो आज का आपका मूल प्रश्न है कि नीतीश का क्या वो हीरो बन सकता है विपक्ष का, उसी पर हम अपनी भाव केंद्रित करें, मूल प्रश्न पर ही। और मेरी राय से प्रवीण जी ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया है कि ये लोग ना आरएसएस वाले आसानी से सत्ता नहीं छोड़ेंगे, एक बार इनके खून मुंह लग चुका है, और इनके पास वो ढांचा और सब कुछ है। अब लेफ्ट तो रहा नहीं है, लेफ्ट के नाम पर चीन है, चीन के नाम से हम लोग वैसे ही बिटक जाते हैं। अब तो रूस भी लेफ्ट नहीं है, तो अकेला लेफ्ट जो वर्ल्ड ओवर वियतनाम है या चीन है, और तो क्यूबा का कोई अस्तित्व नहीं हमारे लिए। तो इंटरनेशनल फोर्सेस की बैकिंग भी इनके पास है, आरएसएस के लोगों के पास है। और इसी प्रश्न को प्रवीण जी के पास ले जाता हूं मैं। आरएसएस की चर्चा सामने आई, और ये बड़ी एक मजबूत चर्चा इस समय राजनीतिक गलियारों में है। कई राजनीतिक विशेषज्ञ चर्चा करते हैं कि कहीं ना कहीं आरएसएस नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल है, इसमें कोई दो नहीं, अपार सफलता बीजेपी के खाते में आई है। विभिन्न राज्यों में उनकी सरकार बनी, और लगातार 2 बार केंद्र में उन्होंने सरकार बनाई पूरी बहुमत के साथ। और आरएसएस का भी विस्तार दिन प्रतिदिन काफी तेजी से इस कार्यकाल के दौरान हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं आरएसएस के अंदर एक मतलब बेचैनी साफ देखी जा सकती है। आरएसएस के अंदर मतलब मोदी कार्यकाल में चुनावी मशीनरी के तौर पर केवल आरएसएस दिखाई देती है। जो आरएसएस की भूमिका एक रहती थी समाज के अंदर उनके कार्यों को लेकर, वो आज केवल चुनावी मशीनरी तक सीमित मोदी कार्यकाल में हो गई है। तो इस संदर्भ में जो आपका कहना था कि कहीं ना कहीं नितिन गडकरी एक अगला फेस हो सकते हैं आरएसएस की तरफ से भविष्य में, उसमें क्या गुंजाइश है? योगी आदित्यनाथ है, नितिन गडकरी हैं, राजनाथ सिंह हैं, तो आपके दृष्टिकोण से आरएसएस क्या विचार कर रहा है इस समय, क्या सोच रहा है वह? मैं जो बात कह रहा था वही बात कह रहा था कि आप याद करिए कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे, तो वो वहां पर आरएसएस का पूरा नेटवर्क खत्म हो गया था। वो डर फिर से इनको सता रहा है, आरएसएस को फिर से सता रहा है कि ये आरएसएस और भाजपा से बड़े हो गए हैं नरेंद्र मोदी, नो डाउट बड़े हो गए हैं, इसमें कोई शक भी नहीं है। तो यही डर है आरएसएस को कि उसकी जो नीति है, उसका जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, वो कहां जाएगा, वो कैसे होगा। सब कुछ आप रेलवे बेच दिए, एलआईसी बेचने की तैयारी में, सब कुछ बेच रहे हैं, जितनी सरकारी कंपनियां सबको बेच रहे हैं। तो बेचना तो उनकी संस्कृति का हिस्सा नहीं है ना, आरएसएस की संस्कृति का हिस्सा नहीं है। उनका तो स्वदेशी है, स्वदेशी जागरण मंच चलाते हैं, स्वदेशी जागरण मंच चुप है। उनके जितने आरएसएस के जितने तमाम संगठन सब चुप हैं आज की डेट में,
सत्ता की मलाई खाने में व्यस्त हैं। तो आरएसएस के जो सिपहसालार जो भी आलाकमान है, उनको ये डर लग रहा है कि ऐसे में तो खत्म हो जाएगी आरएसएस। अगर सत्ता के मतलब नशे में मस्त हो जाएंगे तो खत्म हो जाएगी आरएसएस। फिर क्या होगा? जब अभी जलसा होने वाला है, इनका 100 साल का जलसा होने वाला है 2025 में, तो ये चीज उनको बार बार खटक रही है। और इसीलिए वो अपने पुराने जो भी लोग हैं, नितिन गडकरी हैं या योगी आदित्यनाथ, तो खैर आरएसएस से जुड़े हुए नहीं रहे हैं, उनका अपना संगठन रहा है, लेकिन राजनाथ सिंह रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ को आरएसएस देखता है, वो भविष्य का नेता नेता के तौर पर वो देख रहा है। तो उसमें लेकिन भरोसेमंद, जो सबसे भरोसेमंद है आज की डेट में, वो नितिन गडकरी है, क्योंकि वो एक विजन है उनके पास, देश चलाने का विजन है, काम करने का विजन है, मतलब ईमानदार नेता के तौर पर देखा जाता है। हालांकि क्योंकि आपने अरविंद केजरीवाल ने उनके खिलाफ कितना मूवमेंट चलाया था, अभियान चलाया था, वो याद ही होगा आपको। तो लेकिन फिर भी और नेताओं के मुकाबले अभी वो एक मतलब एक प्रतीक के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। और वो खास बात यह है कि उनको शरद पवार का भी समर्थन प्राप्त है, उनको उद्धव ठाकरे का भी समर्थन प्राप्त है, उनको ये बाहर के जो नेता तमाम जो जिनकी बात हम लोग कर रहे हैं, विपक्ष के जो एक बना रहे हैं गुट, वो सबका समर्थन मिल जाएगा उनको। तो इसलिए आरएसएस ऐसा चाहती है कि तो अगर बहुमत मान लीजिए कि उसमें रिशफल करने में नितिन गडकरी को आगे करें और मोदी को पीछे करें, तो उसमें हो सकता है कि भाजपा में वो हो जाए, बंटवारा हो जाए, विवाद हो जाए, खड़ा हो जाए उसमें। तो उसके बाद हो सकता है सीटों की संख्या कम पड़े, तो ये लोग फिर उस वक्त में सपोर्ट। आप याद करिए, अभी 2 दिन पहले की बात है, कल परसों की बात है, ममता बनर्जी ने बोली है कि भाई आरएसएस इतनी खराब नहीं है, आरएसएस इतनी खराब नहीं है। हाँ, कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग अच्छे हैं। हाँ, तो अब सोचिए कि जो जिस तरह से अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ा गया और एकदम खूब खिलाफ में चुनाव लड़ा गया, और वो ममता बनर्जी अब ये बोल रही है, तो कहीं ना कहीं संकेत है, ये उसमें कुछ तो खिचड़ी पक रही है, कहीं ना कहीं संकेत है, राजनीतिक संकेत है। लेकिन उसमें लेकिन पूरे परिदृश्य में मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति के मतलब प्रधानमंत्री के तौर पर मतलब वो एक चेहरा होंगे, मुझे ये नहीं लगता है। लेकिन प्रवीण जी, इसी कड़ी में पूछता हूँ कि नीतीश कुमार ने जो कल जुमला नहीं हकीकत है, देश देखा है राष्ट्र देखेगा, इस तरह के जो सामने उनके पोस्टर आए हैं, तो ये तो तय है कि नीतीश कुमार वो तो पार्टी तो कहेगी ना, पार्टी तो अपने नेता को करेगी। तो इस परवाज जी से मैं पूछता हूँ इसी कड़ी में कि जो नीतीश कुमार को लेकर प्रवीण जी ने कहा कि उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में उनकी भूमिका को ज्यादा लेके उम्मीद नहीं है, और आरएसएस के द्वारा जो मंथन चल रहा है इस समय, उसमें भी कई सारी संभावनाओं को वो देख रहे हैं कि आगे भविष्य की राजनीति में क्या स्थितियां परिवर्तित हो सकती हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस और लेफ्ट के बिना किसी भी अन्य मोर्चा या कोई तीसरा मोर्चा, पहला मोर्चा की कल्पना करना ही बेईमानी है। ऐसे में कांग्रेस की भूमिका जो है वो आप किस तरह से देखते हैं? कहीं कांग्रेस की भूमिका, अगर कोई मोर्चा तैयार होता है, विपक्ष की भूमिका कहीं खड़ी होती है एक साथ मिलकर, उसमें कांग्रेस की भूमिका को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या सोचते हैं उस बारे में? प्रभात राय जी। मैं एक सेकंड बस खाली इन्हीं की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं, आपका उत्तर देने से पहले प्रवीण जी की एक बात जोड़ना चाहता हूं मैं, मतलब विरोध में नहीं, इनके समर्थन में। वो इसलिए कि अडवाणी वाला किस्सा याद कीजिए, बंबई अधिवेशन, आरएसएस ने फैसला ले लिया तो अडवाणी जैसा स्टार वार्ड धूल में मिल गया। मोदी तो क्या है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। वो जानते हैं कि आरएसएस के बिना कोई बीजेपी चुनाव नहीं लड़ सकती, जानते, अच्छी तरह जानते हैं लोग। धन का तो सत्ता अपनी जगह, धन तो कांग्रेस के पास भी बहुत था, कोई कमी नहीं थी, 55 साल पावर में रहे, लेकिन बिना कार्यकर्ताओं का क्या शुरू हुआ आपने देख लिया, पूरा स्ट्रक्चर टूट गया था। कांग्रेस की डिफीट के पीछे दौलत की कमी नहीं है, कार्यकर्ताओं की कमी। आप भी जानते हैं अच्छी बात को, बहुत आप तो कण जानते हैं इस इलाके का, तो प्रवीण भी ये प्रवीण कुमार भी अच्छी तरह जानते हैं इस बात को। देखिए, धन का महत्व इंसान से बड़ा नहीं हो सकता। धन को इंसानी अल्टीमेटली निर्णायक क्या होता है, निर्णायक शक्ति इंसान होता है, युद्ध में भी वही होता है। ये चुनाव भी एक युद्ध है। तो जब आरएसएस ने फैसला कर लिया था कि नरेंद्र मोदी को लाएंगे अडवाणी की जगह, तो सुषमा स्वराज रोती रह गई। हमें अच्छी तरह मालूम, उनको अधिवेशन याद है हमें अच्छी तरह। भाईजान में बम्बई किसी काम से गया था, तो काफी कुछ मैंने उनके बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे जानते थे आरएसएस के वहां पर, तो मैंने कहा भाई ये क्या तमाशा हो गया। कहने का बात फैसला हो गया, और फैसला जो हुआ आपको पता है।
अडवाणी वाल को साइडलाइन कर दिया गया, तो आरएसएस अगर फैसला ले लेगी, देखिए मैं बता रहा हूँ, उनका जो स्टीयरिंग कमेटी आप जानते हैं, वो चित्पावन ब्राह्मणों की एक जमात है, किस तरह फंक्शन करती है आप भी अच्छी तरह जानते हैं। उनका एक डिक्टेटोरियल तरीका है काम करने का, है ना। नाना जी ने एक बार इंदिरा गांधी को के मृत्यु के बाद 410 सीट दिला दी थी, नहीं दिला दी, नहीं, कांग्रेस को वहां से कलकत्ता से कह दिया था सपोर्ट इंदिरा गांधी, याद है आपका? अटल बिहारी आ रहे थे ग्वालियर में था मेरा पोस्ट। तो इसलिए आरएसएस की शक्ति को हमें कम करके नहीं आंकना चाहिए, ना उसका अंडर एस्टिमेट करना चाहिए। तो ठीक है, सरफेस पे कम काम करती है, वो बात बहुत कही कि आजकल कुछ उनके लोग जरूर सत्ता के नशे में झूम रहे हैं, इधर उधर उन्होंने पोस्ट ले लिए, लेकिन उनके बाद अभी भी लाखों लोग ऐसे हैं जो निस्वार्थ रूप से चने खाकर काम करते हैं, जो सिर्फ कम्युनिस्टों के पास है वो कैडर, हमने देखा है। और किसी पार्टी के पास देखेंगे हमने वो कैडर पूरे देश में घूमकर, आप लाख कम्युनिस्टों को गाली दो, हम भी उनकी बहुत आलोचना करते हैं बहुत सी बातों में, कैडर उनके पास है। कैडर सिर्फ 2 ही लोगों के पास आज देश में विद्यमान है, सिर्फ 2 लोगों के पास। आप कन्याकुमारी से और जो है चले जाइए कश्मीर, सिर्फ 2 पार्टियों, बाकी तो सबको तो जीपें चाहिए, मौत चाहिए, दारू चाहिए, सारे कार्यकर्ता, आपको पता है सब कहानी, आपसे ज्यादा कौन जानता है इस कहानी को। तो ये दोनों पार्टियां इसलिए सर्वाइव करेंगी, तो ये कितनी भी खत्म हो जाए, एक बार तो 2 ही सीटें रह गई थी, लोगों ने कहा था कहानी खत्म हो गई आरएसएस की, कहाँ खत्म हुई? 89 में आपने देखा वो रथ यात्रा का पूरा गिमिक हो गया, अडवाणी हीरो बन गए। तो इसी तरह कम्युनिस्टों के साथ होता है, कम्युनिस्ट मिट के खड़े हो जाते हैं दुनिया के नक्शे पर, आपको पता क्या कैडर ताकत देती है ना, आइडियोलॉजी बोथ आप उससे यू कैन एग्री और डिसएग्री, बट इट अट्रैक्ट्स, हिंदुओं को अट्रैक्ट करती है, कैसे नहीं करेगी अट्रैक्ट? मैंने बताया पाकिस्तान है जब तक, इसी तरह जब तक गुर्बत है, भूख है, कम्युनिस्ट कैसे मर जाएंगे दुनिया में? मर ही नहीं सकते। जब तक अमीरी है तब तक साम्यवाद होगा। तो इसलिए ये बिल्कुल सही बात है कि बिना लेफ्ट के और बिना कांग्रेस के कोई कहानी बनती नहीं। और कांग्रेस को आप कितना भी गाली दें, हम भी बहुत आलोचना कर रहे हैं आजकल, लेकिन कांग्रेस भी इस मुल्क के रग रग में है जनाब, डीएनए में कांग्रेस। तो हर शहर में, हर गांव में उनका कार्यकर्ता मिल जाता, लीडर नहीं बस उनके पास। यूपी में देख लो हालत, बिहार में देख लो हालत। तो इसलिए मैंने ये बात इनकी बात में जोड़ी, मुझे लगा ये बात मुझे कहनी चाहिए। और जो आपका अगला प्रश्न है वो एक बार और दोहरा दो तो मैं ठीक वहीं कंसंट्रेट कर पाऊंगा। क्वेश्चन ये है कि जो राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस के बिना जो विकल्प की बात कई बार कही जाती है, ममता बनर्जी जैसे बिना विदाउट कांग्रेस एक विकल्प तैयार करने की मंशा रखती हैं, केसीआर विदाउट कांग्रेस एक विकल्प तैयार करने की मंशा रखते हैं, लेकिन नीतीश कुमार की जो भूमिका है, जो उनकी राजनीति वो दिखाई देती है कांग्रेस के साथ लेकर चलने की है। जैसे शरद पवार ने कहा कांग्रेस के बिना राष्ट्रीय विकल्प की बात करना बेईमानी है। तो ऐसे में जो आपसी द्वंद्व है विपक्षी नेताओं में, जो विपक्षी मोर्चों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, केसीआर हो या ममता बनर्जी या शरद पवार, सबके बयानों में बड़ा अंतर विरोध है। तो ऐसे में कांग्रेस की भूमिका को आप किस तरह से देखते हैं? देखो, कांग्रेस तो मैंने कहा ना रग रग में है। ममता बनर्जी कौन है? कौन है ममता बनर्जी? ममता बनर्जी का कैडर क्या है बताओ मुझे। ये केसीआर जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ये कौन है? केसीआर कौन है? शरद पवार की बात नहीं कर रहा मैं, इनकी बात कर रहा हूं जो आज कांग्रेस से पल्ला झाड़ रहे हैं। ये खुद कांग्रेस ही है, खुद कांग्रेस ही रहे हैं। और इस देश में कांग्रेस एक कल्चर है, पार्टी नहीं है। जैसे आरएसएस एक कल्चर है, माफ करना, कांग्रेस आरएसएस कोई पार्टी नहीं है। इट्स नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी, नॉट एट ऑल। इट्स ए हिंदू कल्चर। ये अंदाजे जिंदगी है या नहीं? इसीलिए वो इतने ताकतवर हो गए। और उस अंदाजे जिंदगी को कैसे मिटा दोगे? और मोदी कैसे मिटा देगा उसको? वो लिबरल है अंदाजे जिंदगी, वो सहिष्णु है, वो उदार है, वो डेमोक्रेटिक है। और आज से नहीं, युगों से है। वो ऋषियों के काल से है। तो इन्होंने नहीं बनाया डेमोक्रेसी, वेस्ट के लोगों ने। हमारे अकबर के वक्त में डिबेट्स होती थी, जब तो वो तो डिक्टेटर था, वो तो राजा था। तो मेरा मतलब हिंदुस्तान के डीएनए में डेमोक्रेसी है। इसी तरह आजादी के दौर से हिंदुस्तान के डीएनए में कांग्रेस है। मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस को एक अच्छा नेतृत्व दे दीजिए आप, कलेक्टिव विजडम वाला कांग्रेस उठ खड़ी होगी। आप डेमोक्रेटिक युग में फ्यूडल एक्शन ले रहे हैं। मुलायम सिंह खत्म हो गए इस चक्कर में, हो सकता है ममता भी कल खत्म हो जाए। अपने भतीजे को ला रहे, मायावती ने कर दिया काशीराम का मूवमेंट खत्म। आप डेमोक्रेटिक एज के अंदर फ्यूडलिज्म चलाएंगे, पारिवारिक सत्ता चलाएंगे, तो वो तो इतिहास के विरुद्ध चली जाएगी ना, वो नहीं चल पाएगी। आप कितने भी हिंदू धर्म और फ्यूडलिज्म की बात करें, हिंदू, लेकिन डेमोक्रेटिकली बीजेपी ज्यादा फंक्शन करती है, सब जानते हैं अच्छी तरह। इनर डेमोक्रेसी बीजेपी में इन तमाम दलों से ज्यादा है, मुलायम के दल से भी ज्यादा है, मायावती के दल से भी ज्यादा है या नहीं? उनको बीजेपी के समर्थक नहीं, आप तो मुझे अच्छी तरह जानते हैं। जी जी, जैसे
है ना। मैं कोई बीजेपी का तो मैं कभी समर्थक हो नहीं सकता है, क्योंकि मैं किसी तरह की भी धर्मांधता का विरोधी हूँ। कभी कभी धर्मांध हो जाते हैं ना, झगड़ा धर्मांधता से, धर्म से नहीं है। धर्म से कैसे झगड़ा कर लोगे? तो इसलिए कांग्रेस का जहां तक प्रश्न है, कांग्रेस की भूमिका बड़ी हो सकती है, बशर्ते कि जिस तरह से लोग जा रहे हैं, नबी को चला गया इतना पुराना, ये कहीं जो है हमारा ज्योतिरादित्य सिंधिया चला गया है ना। आपने देखा ना, माधवराव सिंधिया से हम लोगों की बहुत दोस्ती रही है। मैं तो ग्वालियर में भी रहा हूँ और मैं सारे उस परिवार को देखता रहा। माँ का कितने दबाव के बाद भी कांग्रेस नहीं छोड़ी, सारी कहानी आपको पता है। इसको किसने बिटकाया? ये लीडरशिप की कमजोरी थी। अमरिंदर सिंह क्यों गए? हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट? ये जो जा रहे हैं, ये पारिवारिक जो सामंतशाही है, जब तक इसका अंत नहीं होगा, ये चल गई। इंदिरा गांधी तो हीरोइन बन गई थी, इसलिए चल गई, वो नेशनल हीरोइन बन गई थी। सोनिया गांधी पॉलिटिशियन है, उनको ऐसा ग्लैमर नहीं मिला, भले ही उन्होंने 10 साल सत्ता चलाई, आप जानते हैं अच्छी तरह। तो कांग्रेस के पास कोई हीरो नहीं है, और कांग्रेस को अब बचना है तो कलेक्टिव विजडम से काम करना पड़ेगा, क्योंकि कैडरिंग के पास कमी नहीं है। कैडरिंग का गांव-गांव में, गली गली में मिल जाएगा आपको हमारे इलाके में, लेकिन कोई लीडर ही नहीं है। अब बिना जनरल के तो फौज काम करती नहीं, कितनी बढ़िया फौज। बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि बदलाव तो एक मतलब सतत प्रक्रिया है। जो पार्टियां बदलाव करती रहती हैं संगठन के अंदर, वो सक्रियता भी रहती है उनकी और जीवंत बनी रहती है। इसी कड़ी में मैं प्रवीण जी के पास जाता हूँ। जैसे राजनीतिक घटनाक्रम को और हम सरसरी निगाह से इस समय देखें, जो आज की राजनीतिक स्थिति है, बीजेपी का हिंदी हार्टलैंड जिन्हें बोला जाता है, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, इन सब जो हिंदी हार्टलैंड वाले मुख्य प्रदेश हैं, इनमें लोकसभा की काफी बड़ी संख्या में सीटें आती हैं, और बीजेपी का पूरा एक छत्र में पिछले चुनाव में 2 चुनाव से हमें लगातार देखने को मिला है। लेकिन अगर राजनीतिक परिदृश्य में कुछ परिवर्तन आता है कि आपस में विपक्षी दलों का कुछ गठजोड़ वास्तव में साकार हो जाता है, तो जब बिहार में 40 लोकसभा सीट आती हैं, और बिहार की राजनीति में यह माना जाता है कि दो पार्टियों का मिलना बहुत जरूरी है आपस में, वहां पे राजनीतिक रूप से अपनी पकड़ को साबित करने के लिए। ऐसे में नीतीश कुमार बीजेपी जैसे पिछले दिनों थे, लेकिन अब साथ में नहीं है, नीतीश और आरजेडी कांग्रेस, तो मतलब कि देखा जाए तो माना जाता है कि ये पार्टी इसमें बढ़त, बिहार के अंदर बढ़त बना लेंगे बीजेपी के मुकाबले। लेकिन साथ में चिराग पासवान का जो रोल है, लोक जनशक्ति पार्टी भी 2 पार्टों में बढ़ गई है, क्या को जो अपनी जीवंतता बनाए रख सकती है, और साथ ही अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, कांग्रेस के ज्यादा गठजोड़ इनका भी होता है यूपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर भी कुछ ऐसा समीकरण कहीं डेवलप होता है। तो हिंदी हार्टलैंड में बीजेपी को क्या नुकसान को देख पा रहे हैं आप? नहीं, बिहार की तो बात मैं करूंगा, बिहार में तो नुकसान हो जाएगा। बिहार में अगर महागठबंधन चुनाव लड़ती है, जिसमें कांग्रेस है, लेफ्ट है, जेडीयू हो गई, आरजेडी हो गई, और वो मांझी की पार्टी हो गई, ये अगर ये मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी को 5 सीट मिलनी मुश्किल हो जाएगी। ठीक बात, 5 सीट मिलनी मुश्किल हो जाएगी। करेक्ट। चिराग पासवान का कोई अस्तित्व नहीं है। रामविलास पासवान अलग करेक्टर थे, अलग उनकी पर्सनैलिटी थी, लेकिन इनका चिराग का कोई वजूद नहीं है। चिराग का सिर्फ यूज किया गया था, आपको याद हो पिछले चुनाव में, तो सिर्फ नीतीश की पार्टी को कमजोर करने के लिए यूज किया गया था। जितने इनके अपने निकाले गए नेता थे, उन सबको चिराग की पार्टी से चुनाव लड़वाए, और फिर वो बीजेपी में आ गए। तो वहां पर तो नुकसान होगा बीजेपी को। उत्तर प्रदेश में मुश्किल यह है कि आप भी जानते होंगे, प्रभात जी भी जानते होंगे, उत्तर प्रदेश की राजनीति थोड़ी अलग किस्म की है। यहाँ पर ना जैसे सपा बसपा का गठबंधन होता है या कांग्रेस मिल जाती है, तो आपस में वोट ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं, और यही वजह है कि यहाँ पर आप पिछले सारे प्रयोग कर लिए गए पीछे, लेकिन कोई सफल प्रयोग नहीं हुआ। तो यहाँ पर बीजेपी का मतलब नुकसान तो होगा, क्योंकि जितना पहुंचना था टॉप पर पहुंच चुकी है, उससे नीचे ही गिरना है, लेकिन इतना नुकसान नहीं होगा जिससे कि राष्ट्रीय राजनीति में कोई असर पड़े। बाकी आपका राजस्थान में चुनाव होना है, छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है, मध्य प्रदेश में चुनाव, ये सब चुनाव होने हैं। अब इसमें स्थितियां क्या होती है, क्योंकि यहाँ पर तो 2 ही पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, आमने सामने की मुकाबला है। गुजरात में चुनाव होने हैं, इसी साल गुजरात में होने हैं। गुजरात में इस बार ट्रेंगल हो रहा है, और बीजेपी बहुत परेशान है वहां पर। इसीलिए सिसोदिया और ये केजरीवाल के खिलाफ जबरदस्त अभियान चल रहा है कि भाई वहां डिस्टर्ब ना करें, नहीं तो मैं यहाँ डिस्टर्ब करूंगा। तो वहां पर समीकरण बहुत गड़बड़ है गुजरात में। लोग कहते हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल जाते हैं तो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ साथ इसको वहां गुजरात में जिनकी सरकार है ना, और वहां पर लगभग बता रहे हैं कि 28% के आसपास ट्राइबल है,
और वो ट्राइबल वोट जो है कहते हैं पूरा का पूरा शिफ्ट हो रहा है, और ये कुछ पोर्शन आएगा कांग्रेस के पास, कुछ आम आदमी पार्टी के पास। अब 28% वोट अगर नीचे खिसक गया बीजेपी का, समझिए क्या होगा। जब बड़ा मामला है। उसी के लिए इन्होंने राष्ट्रपति बनाया था, लेकिन वहां के लोग जो हैं, जमीन की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है। केजरीवाल अलग तरीके से काम करते हैं। आप पंजाब में देखे होंगे आप कि वो लोकल लेवल पर जाके कैंपेन करते हैं। आप जैसे हम लोग यूट्यूब पर बात कर रहे हैं, यूट्यूब जो लोकल यूट्यूबर होते हैं, लगभग जो आंकड़ा निकल के आया है, कोई मतलब आधिकारिक डेटा नहीं है, लेकिन 8 से 10 हजार यूट्यूबर को उन्होंने हायर किया आम आदमी पार्टी ने पंजाब में। तो लोकल जो इन्फ्लुएंस है ना, वो जबरदस्त होता है यूट्यूब आज की डेट में। पहले मोहल्ला क्लिनिक की तरह। अगर आप पहले पिछले दिनों को याद करें तो जब 2012-13 में कैंपेन कर रहे थे नरेंद्र मोदी, तो वही काम था। उसमें यूट्यूब उस तरह से पॉपुलर नहीं हुआ था। उसमें छोटे छोटे जो अखबार थे, जिला स्तरीय कस्बा लेवल के अखबार थे, उन सबको उन्होंने पकड़ा और उनको 2-3 महीने का 4 महीने का खर्चा दे दिया, और जो हम कहेंगे वो छपेगा। तो वही काम उन्होंने केजरीवाल ने यूट्यूब के साथ किया। तो ये जो कैंपेन किसी को पता ही नहीं, किसी पार्टी को पता ही नहीं कि इस तरह से कैंपेन हो रहा है। वही काम वो गुजरात में कर रहे हैं, लंबे समय से वो काम कर रहे हैं, और वो लोग कह रहे हैं कि वहां पर परफॉर्मेंस बढ़िया होगा आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस बढ़िया होने का मतलब है कि लूज करेगी ना कांग्रेस या ये बीजेपी। और मोदी साहब को डर है कि मतलब चुनाव के बाद कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने हाथ मिला के सरकार न बना ले, ये भी हो सकता है। तो ये तो नुकसान तो होना है, सीटें कम होंगी, लेकिन 2024 में मुझे लगता है कि फिर से प्रति सरकार तो बननी जाएगी, और उसी में ये उठापटक कुछ हो सकता है। तोड़ करके आरएसएस जो है रणनीति को बनाने की कोशिश करेगी, तो बीजेपी को नुकसान तो होना है। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो वर्तमान की राजनीति है उसमें भविष्य के प्रति काफी एक रोमांच वाली राजनीति देखने को मिलेगी। काफी सारे उठापटक हमें राजनीतिक रूप से देखने को मिलेंगे, और सभी पार्टियों में मतलब जो भविष्य की राजनीति को लेकर एक संशय के बादल कहीं ना कहीं सभी राजनीति के पार्टियों के अंदर हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों या बीजेपी के अंदर हों या नीतीश कुमार के जेडीयू में हों या आरएसएस के अंदर भी। जैसा एक चर्चा हुई कि बड़ा मंथन चल रहा है कि भविष्य की राजनीति को किस दिशा में ले जाते हैं भाजपा की। तो हर पार्टी के अंदर एक राजनीति, भविष्य की राजनीति को लेकर बड़ा मंथन चल रहा है व्यापक स्तर पर। और कांग्रेस के अंदर भी नया नेतृत्व कौन होता है, इस पे बड़ा कांग्रेस में चर्चा का दौर है। और इन्हीं राजनीति पे आज मैंने दोनों जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए थे उनसे हमने काफी अच्छी चर्चा की, और प्रभात राय जी ने, प्रवीण जी ने वर्तमान राजनीति पर बहुत ही व्यापक रूप से अपना दृष्टिकोण प्रदर्शित किया कि किस तरह से भारत की राजनीति किस दिशा में जा रही है और उसकी दशा क्या हो सकती है आने वाले समय में। तो आज की चर्चा को हम इन्हीं शब्दों के साथ विराम देते हैं, और आप सभी से आग्रह करते हैं कि इस समाज इंडिया की चैनल की इस वीडियो को आप सभी लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे समाज इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।